Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्जाम 2021 के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर सेक्शन है। इसके लिए हम पढ़ने लग रहे हैं जो कि आपका ऑपरेशंस एंड बीडी की पोस्ट में पूछा जाना है। और अभी हम कवर कर रहे हैं पेन का 5 प्रोसेस मॉडल, जिसमें कि हम यहाँ पे 4th प्रोसेस तक पहुँच गए हैं। और एक चीज़ याद रखना, ये जो पेन का मॉडल है, ये सिर्फ मॉडल आपका मॉडल नहीं है, इसमें आपके सीआरएम के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि आपका सेपरेटली बहुत सारे टर्म्स हो गए, जैसे मैंने कल आपको बहुत सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए, आपको उनके डेफिनेशंस करवाई और भी चीज़ें उनके बारे में बताई। तो यहाँ से क्वेश्चन सेपरेटली पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीआरएम का, और इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपके माइंड में आ जाती है तो आप सीआरएम के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर पाओगे। इसलिए अभी तक आपकी ये कौन सी 20th क्लास है आई थिंक, तो इससे पहले एक भी क्लास आपने अगर ऐसी है ना जो कि आपके पूरे माइंड में नहीं गई है, तो वो अपने पूरे माइंड में सेट करके आना, ठीक है ना। और आपको कोई भी क्लास में कराता हूँ ना, आप अगर सीआरएम में फर्स्ट क्लास से आते जा रहे हो, तो पहले अगर लेट से आप 10th क्लास पे हो, तो 11th क्लास पे आपको तभी आना है जब आपको 10th क्लास की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मेरा एक एक शब्द क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अच्छे से रिवाइज करके बिल्कुल आगे बढ़ते जाना है। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और हाँ, अभी जो है हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स आपके बहुत ज़्यादा चल रहे हैं अभी। बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है यहाँ आपका बिल्कुल किंग रहेगा इन पर्टिकुलर मॉडल वाले लेक्चर्स में। तो अभी आपके बस ये जो कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर हैं, आई नो कि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रही होगी इनको समझने में, बट दैट्स ओके। ये आपके 2-3 लेक्चर्स चलेंगे, फिर थोड़ी सी इजी चीज़ें रहेंगी, जैसे कि अलग अलग टर्म्स रहेंगे, टच पॉइंट्स रहेंगे, उनको हम धीमे धीमे निपटा लेंगे। वो लल्लू पंजू चीज़ें होती हैं, बट अभी आपकी 2-3 क्लास रहेंगी जिनमें आपके कॉन्सेप्चुअल हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्लास नंबर 20 है और ये रहा हमारा यहाँ पे पेन का 5 प्रोसेस मॉडल। फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या काम होता है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। देन वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस में क्या होता है, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, सीआरएम का कौन सा यहाँ पे आपका टाइप वर्क कर रहा होता है, ये भी हमने देख लिया। नाउ अब हम बढ़ गए हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस पे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इसको समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ, आपका जितने भी मॉडल हैं, आईडीआईसी मॉडल हो गया, या फिर आपका वैल्यू चेन मॉडल हो गया, या फिर आपका क्यूसीआई मॉडल हो गया, उनमें इतना ज़्यादा डीप बेसिस पे काम नहीं हुआ परफॉर्मेंस असेसमेंट पे। आपने देखा भी होगा, जब भी हम वहाँ पे बात कर रहे थे परफॉर्मेंस कैसे बढ़ानी है, तो बस आपका छोटा सा नीचे एक बॉक्स में दे देते थे कि प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, पीपल अच्छे होने चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं अपना कौन से मॉडल की, जब हम बात करते हैं पेन के 5 प्रोसेस मॉडल की, तो इन्होंने 4th प्रोसेस में जो है बहुत ही यहाँ पे अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे डाला अपनी प्रोसेस में, कि कैसे जो है आप अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस एसेस करते हो, है ना, और उसको इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो इन्होंने इस परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ध्यान से आपको हर एक चीज सुनते जाना है। देखो, पहले सुनना और जहां मैं चीजें लिखवाऊँ वो लिखते जाना, और अपने हिसाब से मेरे शब्दों को आप अपने नोट्स में उतार लेना, ठीक है। लेकिन पहले सारी अंडरस्टैंडिंग बनानी है हमें। अब जो परफॉर्मेंस असेसमेंट मॉडल है, इसको इन्होंने पेन ने 2 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि एक तो कंपनी का क्या करेगा, मैक्रो व्यू देगा। अब ये जो है ना आपका शेयर होल्डर रिजल्ट, अब ध्यान देना, परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को इन्होंने बोल दिया शेयर होल्डर का रिजल्ट, दूसरा इन्होंने बोला परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब बेसिकली ये दोनों थे क्या, तो एक बात समझना, यहाँ पर आपका किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना, 2 टाइप के व्यूज होते हैं। एक होता है आपका मैक्रो व्यू, एक होता है आपका माइक्रो व्यू, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग द मैक्रो व्यू ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें आपका ऑप्शन में रहेगा शेयर होल्डर रिजल्ट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग या सेल्स फोर्स। तो क्या टिक करके आओगे बताओ। तो हमें वहां पे शेयर होल्डर रिजल्ट टिक करना है। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप अपनी कंपनी का जो स्ट्रेटजीज हैं उनका लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हो या फिर एसेस कर रहे हो। जो आपकी कंपनी की स्ट्रेटजीज हैं उनका हम लॉन्ग टर्म में बात कर रहे होते हैं। एक बार मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। मैक्रो पर्सपेक्टिव का मतलब लिख लो। जब भी मैं आपसे बात करूं कि मैक्रो पर्सपेक्टिव की बात की जा रही है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ योर कंपनीज ऑफ योर कंपनीज स्ट्रैटेजीज, ठीक है ना। हमारी कंपनी की जो भी स्ट्रैटेजीज होती हैं उनका लॉन्ग टर्म को लेकर के हम बात करते हैं मैक्रो व्यू में या फिर मैक्रो पर्सपेक्टिव में, ठीक है। और फिर आपका आता है एक माइक्रो पर्सपेक्टिव। माइक्रो का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर एक जो भी डिटेल्स हैं, यानी कि लिखो इसको, हाउ यू फोकस। माइक्रो पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है,
पर्सपेक्टिव। ये जो वर्ड्स है ना, आपको हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं इसको डेफिनेशन को समझो, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, हाउ यू फोकस ऑन ऑल द डिटेल्स, हाउ यू फोकस ऑन ऑल द डिटेल्स अबाउट इम्प्लीमेंटिंग योर स्ट्रेटजीज, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग योर स्ट्रेटजीज यानी कि आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। अच्छा, ये स्ट्रेटजीज कहाँ से आ रहा है, ये आपको मैंने दिखाया था ना कि स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस में आपने जो भी स्ट्रेटजी डेवलपमेंट किया उसका यहाँ पे एसेस किया जाता है कि आपका लॉन्ग टर्म में क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं, ये आपका पर्टिकुलर एक शेयर होल्डर रिजल्ट की हमने यहाँ पे सेक्शन में डाल दिया। और ये जो माइक्रो व्यू होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी डिटेल्स हैं उस स्ट्रैटेजी की, उन पर फोकस करते हैं कि ये सब ठीक ठाक चल रहा है, इनका जब हम एसेस करते हैं तो उसको बोला जाता है माइक्रो में। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का जो पार्ट होता है वो आपका प्ले करता है क्या, तो माइक्रो पर्सपेक्टिव को शो करता है, ठीक है। तो बात समझ गए। सबसे पहली बात अब आपको क्या क्लियर हुई कि ये जो परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस है, इसके अंदर हमने दो अपने यहाँ पे दो स्ट्रेटजीज को या फिर एक तरीके से दो पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश की। एक होता है मैक्रो, जो कि आपका शो किया जाता है यहाँ पे शेयर होल्डर रिजल्ट के द्वारा। एक होता है आपका माइक्रो, जो किसके द्वारा शो किया जाता है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के द्वारा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। चलो, अब यहाँ पे हमें समझना है कि ये शेयर होल्डर रिजल्ट है क्या, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग क्या होती है। इसमें देखो आपको यहाँ पे 3-4 पॉइंट दिख रहे होंगे, ये सभी हमें बहुत ध्यान से समझने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपका अलग अलग आता है। ऐसा नहीं है कि आपका बस ये पेन के 5 प्रोसेस मॉडल को लेकर के आएगा क्वेश्चन। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बार आपको आइडिया पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर रिजल्ट, ठीक है। आपको ऑप्शन में वो ये तीन उठा के दे देगा इनमें से। या फिर आपका ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर रिजल्ट, उसमें तीन ऑप्शन तो ये डाल दिए, चौथा ऑप्शन लेटर से वो यहाँ पे आपका सेटिस्फैक्शन मेजरमेंट डाल देता है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट इसमें जरूरी है, एक बार इसको हम समझेंगे फिर इसको मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा, ठीक। चलो, अच्छा यहाँ पर आपको मैं एक चीज नोट डाउन कराता हूँ, चलो लिखो। इससे आपका ये नोट्स थोड़ा सा ठीक से बन जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे लिखो। क्या लिखोगे भाई, सबसे पहले इस प्रोसेस का फोकस क्या है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है आपकी, यानी कि पेन की जो फोर्थ वाली प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम क्या है एक बार देखते हैं फटाफट से। प्रोसेस का हमारी नाम है, कहाँ चला गया, परफॉर्मेंस असेसमेंट मॉडल, ठीक है ना, या फिर परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस, सॉरी मॉडल नहीं होगा, ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस का जो मेन यहाँ पे कंसर्न है ना, यानी कि ये प्रॉब्लम जो है फोकस किस पर कर रही होती है, तो ये दो बातों पे फोकस करती है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, हाउ कैन वी क्रिएट, क्या करना है, हाउ कैन वी क्रिएट। तो आपको और अच्छा सा यहाँ पे समझ में आएगा क्या क्रिएट कर रहे हैं, इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स, ठीक है ना। क्रिएट इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स, यानी कि जो प्रॉफिट है उनको इंक्रीज करना है। एंड शेयर होल्डर वैल्यू, एंड शेयर होल्डर वैल्यू। अच्छा, शेयर होल्डर वैल्यू अभी आपको नहीं आता होगा क्या होता है, इस टर्म से भी इंट्रोडक्शन कराऊंगा, कोई बात नहीं। सीआरएम के मॉडल में है तो ऑफ कोर्स सीआरएम का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है शेयर होल्डर वैल्यू। अभी हमें ये सारे के सारे जो वैल्यूज लिखी है ना, इनको भी समझते हैं, कोई बात नहीं। इसमें से एक वैल्यू आपको आती होगी, कस्टमर वैल्यू, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ कि हम कैसे अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेंगे और अपना जो शेयर होल्डर वैल्यू है इसको इंक्रीज करेंगे, ये होता है इसका पहला फोकस। किसका, परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस का पहला पॉइंट ऑफ फोकस ये होता है। और ये फोकस हमें कहां पर दिख रहा है, इस वाले पॉइंट में दिख रहा है जो आपका शेयर होल्डर रिजल्ट है, ठीक है। बहुत ही यहाँ पे क्लासिफिकेशन समझना ध्यान से, क्या बोला मैंने, एक बार फिर से यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस में हम दो व्यूज को देखते हैं, एक होती है आपकी मैक्रो व्यू, एक होती है माइक्रो व्यू। मैक्रो व्यू देखने का नजरिया हमें पता चलता है शेयर होल्डर रिजल्ट से, माइक्रो व्यू देखने का पता चलता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग से। फिर यहाँ पर एक और एस्पेक्ट होता है कि ये जो आपकी प्रोसेस है फोकस कौन से दो पार्ट पे कर रही है। पहला पार्ट होता है कि इसे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, कंपनी को अपना प्रॉफिट भी तो बढ़ाना है ना। जब हम इंटरनल असेसमेंट करेंगे तो उसमें हमें क्या करना होगा, अपना प्रॉफिट बढ़ाना होगा कंपनी का। दूसरी बात, जो शेयर होल्डर वैल्यू होती है उसे बढ़ाने पे फोकस किया जाता है, ठीक है। ये दो फोकस के एरियाज हो गए। ये हम फोकस किससे करते हैं, तो अगेन शेयर होल्डर रिजल्ट से। फिर इसका जो दूसरा यहाँ पे फोकस करने का पॉइंट होता है, second point of focusing of our fourth process of पेन्स 5 process model, ये क्या हो जाएगा, हाउ शुड वी सेट स्टैंडर्ड्स। ध्यान देना, हाउ शुड वी सेट स्टैंडर्ड्स, यानी कि हम जो स्टैंडर्ड्स हैं एक टाइप से वो किस तरीके से सेट करेंगे, फॉर डेवलपिंग मैट्रिक्स, फॉर डेवलपिंग मैट्रिक्स
फॉर डेवलपिंग, क्या डेवलप करने के लिए, मैट्रिक्स एक बार लिख लो, समझाता हूँ अभी मैं। मेजर अवर रिजल्ट्स, मेजर अवर रिजल्ट्स देन आपका क्या हो जाता है, एंड इम्प्रूव अवर परफॉर्मेंस, एंड इम्प्रूव अवर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि ये वाला जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, फोकस एरिया जो है आपके इस प्रोसेस का, वो ये है कि आपको क्या करना है, आपने जो भी मैट्रिक्स वगैरह बनाए उनके लिए स्टैंडर्ड्स क्या रखे हैं, या फिर आपका जो रिजल्ट आ रहा है, हमारी कंपनी क्या रिजल्ट दे रही है, वो भी आपको यहाँ पे फोकस करना है, और आपकी परफॉर्मेंस कैसी होती जा रही है, क्योंकि बेसिकली ये प्रोसेस इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस असेसमेंट, जो है प्रोसेस के बारे में है ये, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताया, पेन जो थे ना, इन्होंने हर हर एस्पेक्ट पे यहाँ पे फोकस डाला है, यानी कि इन्होंने परफॉर्मेंस असेसमेंट में ऐसा ही नहीं कि आपको अपना इंप्रूवमेंट करते जाना है, मेजरमेंट आप करो अपने इंप्रूवमेंट का, लेकिन उसके साथ के साथ आपको क्या करना है, असेसमेंट करते टाइम आपको अपने प्रॉफिट्स को भी इंक्रीज करने का तरीका देखना है, कैसे इंक्रीज करोगे वो सब करते जाना है, ठीक है। बड़ा ही यहाँ पे इन्होंने ब्रॉड वे में चीज़ों को समझाया। तो आई होप आपको अभी माइंड में थोड़ी बात घुसी होगी, मैंने बहुत छोटी बात बताई है अभी अभी तो मैंने आपको इस प्रोसेस से इंट्रोडक्शन कराया है, थोड़ा सा मैं इसलिए आपको टाइम दे दे के चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं आपको यहाँ पर एक और एस्पेक्ट पे लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आते हैं, और देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, देखो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखा, क्या दिखा आपको, शेयर होल्डर वैल्यू। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है ये शेयर होल्डर वैल्यू है क्या, क्यों हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से, फिर इसका नोट्स भी बनवा दूंगा। लेटस से मैंने क्या किया कि मेरी एक कंपनी खड़ी कर दी मैंने, ठीक है। अब ये कंपनी मैंने खड़ी करी, इसके कुछ शेयर्स होंगे, ठीक है, इसके शेयर्स होंगे, और इसके शेयर जो है कई सारे लोग खरीद रहे होंगे। तो कुछ लोगों ने लेटस से कुछ इसके शेयर होल्डर बन गए इस कंपनी के। अब जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास में जो शेयर आ गए, ठीक है, लेटस से यहाँ पे एक पर्सन ए है, एक बी है, एक सी है। ये मेरी कंपनी काफ़ी छोटी है, इसका मेरी कंपनी का 20% हिस्सा ए के पास है, 30% हिस्सा बी के पास है, और लेटेस्ट से 25% हिस्सा सी के पास है। अब ये तीनों जो है मेरी कंपनी में पैसा, और अब देखो मेरी कंपनी बढ़िया चल रही है, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। अब जब मैं इन लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के दूंगा, यानी कि कॉन्टिन्यूसली जब मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तभी तो ये लोग मेरी कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, और इंस्टीड ऑफ दैट जुड़े रहेंगे ये लोग और भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, है ना। और जब मेरी कंपनी में पैसा आएगा, यानी कि मेरी कंपनी में एक तो कस्टमर से पैसा आता है, दूसरा पैसा आता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर जो है वो जब पैसा डालेंगे और ज़्यादा, तो मैं अपनी कंपनी को और भी एक नई ऊंचाई पे लेके जा पाऊंगा। तो शेयर होल्डर वैल्यू जो है मेरी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये जो शेयर होल्डर वैल्यू है, यही तो एक जाकर के आगे चल कर के क्या बनाएगी मेरी कंपनी के लिए, यहाँ पे एक, जब मेरी कंपनी भरोसा प्रोवाइड करवा पाएगी। समझना थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को, कि हम जितना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट कमा के देंगे शेयर होल्डर्स को, उतना ही ज़्यादा फिर हमारे पास और फ्लो आएगा पैसे का, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपका जितना ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करवाओगे इन शेयर होल्डर्स को, उतना ही ज़्यादा ये लोग और प्रोवाइड करवाएंगे आपको, है ना। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे साइकिल चलती रहती है। तो किसी भी कंपनी के लिए जितनी ज़्यादा शेयर होल्डर वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होती है ये वाली चीज़, ठीक है। थोड़ा सा आपके माइंड में आई होप ये आ गया होगा, अभी हम इस पे और भी बात करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो आपको शेयर होल्डर रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है, इसको एक बार यहाँ से हटाते हैं, और देखो यहाँ पर आपको ये जो शेयर होल्डर रिजल्ट दिख रहा है ना, ये यहाँ पर पूरा का पूरा रिजल्ट है किसका, एक तो आपका शेयर होल्डर वैल्यू, इसके साथ में आप क्या मिला दो, कस्टमर वैल्यू को मिला दो, एम्प्लॉय वैल्यू को मिला दो। तो ये सभी रिजल्ट करते हैं मिला के किसको, शेयर होल्डर रिजल्ट को। अब इसका मतलब समझना, यहाँ पे एम्प्लॉय वैल्यू का क्या मतलब है। आप कहोगे सर ठीक है, अब हमें फायदा बढ़ाना है कंपनी से, तो उसमें एम्प्लॉय वैल्यू क्या कर रही है, कस्टमर वैल्यू का क्या लेना देना उससे, कॉस्ट रिडक्शन का क्या लेना देना, ठीक है। यही हमें थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे समझना है, ठीक है। चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा। एक मैं आपको एक अलग थोड़ा सा एस्पेक्ट दिखा रहा हूँ, इसको सोचना पहले ध्यान से और समझने की यहाँ पर कोशिश करना, ठीक है। अब ये मेरी एक कंपनी है, क्या हुआ भाई, ये मेरी एक कंपनी है, और इस कंपनी में सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है, सबसे ऊपर लेवल पे क्या आएगा, लीडरशिप रहेगी, ठीक है। सबसे पहला जो लेवल होता है आपका, यहाँ पे लेके आता हूँ, सबसे पहला जो लेवल होता है वो लीडरशिप और मैनेजमेंट बिहेवियर का होता है।
ठीक है। अब जो लीडरशिप है यानी कि आपकी लीडरशिप जिस तरीके की रहेगी, अगर मेरा जो लीडरशिप है या फिर मैनेजमेंट बिहेवियर है वो पॉजिटिव है, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है मैं उसे यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता हूँ, उसका थोड़ा सा अप्रिसिएशन देता हूँ, उसकी सैलरी में थोड़ा हाइक मिलता रहता है अगर वो अच्छा काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये लीडरशिप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर लीडरशिप पॉजिटिव होगी तो फिर ये क्या करेगी, पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी इंप्लॉय के एटीट्यूड पे। अब बात को समझना ध्यान से कैसे कैसे आपका ये रिलेशन काम करता है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को बोला जाता है लिंकेज मॉडल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लिंकेज मॉडल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब जो एम्प्लॉयज है या फिर जो आपका यहाँ पे बेसिकली मैं क्या बोल रहा था, मैनेजमेंट का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, आपका एम्प्लॉय का एटीट्यूड अपने आप यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, उन्हें और भी लगेगा कि हम और भी अच्छा काम करेंगे और वो अपना काम और भी ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी से कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय होगा वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। अगर देखो, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, एक्सपीरियंस है और मैंने उसको सैलरी अच्छी दे रखी है, उसे मैं अप्रिसिएशन देता रहता हूँ, तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा। और अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो वो कस्टमर की जो सर्विसेज है यानी कि कस्टमर को जो सर्विसेज देगा वो बहुत अच्छी दे पाएगा। सेम चीज़ आपकी, आप ऑफिस वाला कल्चर छोड़ो, कॉर्पोरेट कल्चर छोड़ो, यहाँ पे लेटेस्ट से मैं फैक्ट्री की बात करता हूँ। फैक्ट्री में क्या होगा, जो वर्कर्स होंगे अगर उनको वेजेस अच्छी दी जाएंगी, उनके लिए एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उनको लीडरशिप अच्छी होगी, यानी कि हम टाइम टाइम पे जाके उनको इंसेंटिव्स देते रहेंगे, तो क्या होगा, वो लोग अच्छा काम करेंगे ना, जल्दी जल्दी आपका जो सामान है वो अच्छा मैन्युफैक्चर होगा, कहीं वो फॉल्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है वो उस आपका पॉजिटिव जाता है। और ये जो एम्प्लॉय का एटीट्यूड है वो पॉजिटिव जाता है, तो इसको ही बोला जाता है एम्प्लॉय वैल्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, एम्प्लॉय वैल्यू बोलते हैं। एम्प्लॉय वैल्यू बेसिकली क्या हो गई आपकी, कि एम्प्लॉय जो है आपका कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है ना, एफिशिएंसी कितनी है आपके एम्प्लॉयज की। अगर आपकी एम्प्लॉय वैल्यू ज्यादा होगी, तो अगर आपके एम्प्लॉय वैल्यू ज्यादा है तो वो क्या करेगा, कस्टमर को अच्छे से सर्विसेज दे पाएगा, उसको प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा कस्टमर को। इससे अब क्या होगा, अब बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक हमारा एम्प्लॉय है, वो बिल्कुल खुश होकर के बैठा है, और उसके अगर मैं कॉल सेंटर की भी बात करूं, देखो जैसे जो कस्टमर सर्विसेज होती हैं, अगर यहाँ पे एम्प्लॉय खुश है, बढ़िया बैठा हुआ है, तो कस्टमर को भी अच्छे तरीके से डील करेगा, जो उसकी कस्टमर की प्रॉब्लम होगी उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। ठीक है। फिर इसी तरीके से क्या होगा, आपका कस्टमर खुश हो जाएगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे आपका एम्प्लॉय झल्लाया बैठा था, उसने कस्टमर ने कुछ डाउट पूछा, वो और थोड़ा सा उस पर चिल्ला गया, फिर उसका डाउट उसने अच्छे से सॉल्व करी नहीं, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर एम्प्लॉय का एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या होगा, अच्छा होगा। और जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कस्टमर वैल्यू। अच्छा, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा, बार बार आएगा ना। क्या होगा, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, खुश होके जा रहा है कस्टमर, तो वो क्या करेगा, अगली बार फिर से आएगा। इससे उसकी क्या बढ़ेगी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ेगी, रिटेंशन रेट बढ़ेगा। बड़े बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो हाँ। तो यहाँ पर इन सारी सारी चीज़ों को हम मिला के क्या बोल देते हैं, कस्टमर वैल्यू बोल देते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर यहाँ पे आपका इफेक्ट हम लीडरशिप से ही पॉजिटिव डाल रहे हैं, तो एम्प्लॉय एटीट्यूड पॉजिटिव, और इससे आपका क्या होता है, कस्टमर का सेटिस्फाई होता है, और हमारी जो कस्टमर की वैल्यू है वो बढ़ जाती है कंपनी की। और अगर कस्टमर की वैल्यू बढ़ गई, समझना, कोई कस्टमर की जो रिटेंशन है, रिटेंशन रेट बढ़ गया है, और वो हमसे बार बार सामान लेने आ रहा है, और वो बिल्कुल खुश घूम रहा है कस्टमर, हमसे सर्विसेज हमने अच्छी दे रखी है उसको, तो इससे हमारा क्या होगा, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी तो अच्छा होगा, क्योंकि वही कस्टमर फिर से आ रहा है बार बार, और रिटेंशन हो गया है, किसी हमारे कॉम्पिटिटर के पास मूव नहीं कर रहा है, तो इससे फायदा किसका होगा, हमारी कंपनी का होगा। तो इन द एंड आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ पर लीडरशिप से बेसिकली अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड डालते हैं, तो उससे हमारी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाती है। और बेसिकली ये जो आपका पूरा का पूरा मॉडल है, इसी को बोला जाता है लिंकेज मॉडल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लिंकेज मॉडल। नोट डाउन कर लेना इसको पूरा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे कि लिंकेज मॉडल में कितने स्टेप होते हैं, या फिर कौन सा स्टेप इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखो। अब बेसिकली इस लिंकेज मॉडल से आपको क्या समझ में आया होगा कि यहाँ पर अब हुआ क्या है, देखो इस वाले पे ही आ जाते हैं। इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि हमारे एम्प्लॉय की जब वैल्यू बढ़ी तो उससे क्या बढ़ा, कस्टमर की वैल्यू बढ़ी। कस्टमर की जब वैल्यू बढ़ती है तो उससे पता क्या होता है, आपका जो फाइनेंशियल यानी कि आपकी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बढ़ती है, और आपकी कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं। और मैंने क्या बोला, जब प्रॉफिट बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी। और जब हम शेयर होल्डर को जो वैल्यू दे रहे हैं वो बढ़ेगी, तो हमारा शेयर होल्डर क्या हो जाएगा, हमसे खुश हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं आपको एक और थोड़ा सा, ये चीज तो मैंने आपको थोड़ा दिमाग में बात डालने के लिए बोल दी, अब मैं आपको बताता हूं इसका एक्चुअल मीनिंग। थोड़ा सा हम इसके एक्चुअल पे जाते हैं। अब आप थोड़ा यहां तक पहुंचने की स्थिति में आ चुके हो, समझना।
अब यहाँ पर होता क्या है ना, सबसे पहले लेटेस्ट से मैं एम्प्लॉय वैल्यू को उठाता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्प्लॉय वैल्यू का जो रियल मतलब होता है ना, वो ये होता है, वो वैल्यू जो एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है। इसका ध्यान देना शब्द का, एम्प्लॉय वैल्यू का मतलब दो तरीके का होता है। एक तो एम्प्लॉय वैल्यू वो होती है जो एम्प्लॉय अपनी वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, और इसका मतलब वो भी होता है जो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, कैसे? ये मैंने आपको अभी क्या एग्जांपल दिया था, देखो मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉय को क्या देगा, अच्छी सैलरी देगा, और फिर आपका जो एप्रिसिएशन है वो देगा, या फिर इससे होगा क्या कि आपका एम्प्लॉय खुश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने वैल्यू प्रोवाइड करी ना यहाँ पे एम्प्लॉय को, और फिर अगर एम्प्लॉय खुश हो गया है तो फिर वो अच्छा काम करेगा, और उससे वैल्यू किसको मिलेगी, वापस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी। तो यही यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एम्प्लॉय वैल्यू का मतलब होता है। समझ में आया क्या? फटाफट से हाँ बोलो, क्लियर हो गया? चलो, अच्छा एक चीज और, अगर कोई भी कंपनी है वो एम्प्लॉय को अच्छी वैल्यू दे रही है, उसकी एम्प्लॉय वैल्यू अच्छी है, तो वो कंपनी प्रॉफिट कमाती ही कमाती है। क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय है वो मेरी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा उसका लेटर से काम कर रहा है, अब मैं उस एम्प्लॉय को अगर निकाल दूंगा ना, उसकी जगह मैं न्यू रिक्रूटमेंट करूंगा, तो बड़ा यहाँ पे घाटा हो जाता है किसी भी कंपनी को, क्योंकि वो बंदा काफ़ी इफिशियंसी में आ गया था। इस बंदे की इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा थी, वो सारी बातें समझता था। अब जो न्यू बंदा आया है उसे यहाँ पे सेट होने में कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। तो यहाँ पर एफिशिएंसी का लॉस हो जाता है जब भी कोई जब भी कोई एम्प्लॉय कोई कंपनी लूज करती है पुराना। इसलिए जो कंपनीज होती है ना, अपने पुराने एम्प्लॉयज को रिटेन करने की हमेशा कोशिश करती हैं, जिनकी एम्प्लॉय वैल्यू अच्छी होती है। समझ गए क्या? क्लैरिफाइड हो रही है यहाँ तक बात? ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये आपका जो कस्टमर वैल्यू है, इसमें अगर हम देखते हैं तो कस्टमर, एक तो मैंने आपको बताया कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ती है ना, या फिर आपका कस्टमर का रिटेंशन रेट बढ़ता है। तो इससे होता क्या है कि कस्टमर जो भी हमसे सामान खरीदेगा, उससे कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, या फिर फाइनेंशियली जो है कंपनी और भी यहाँ पे फायदा उठाएगी, या फिर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया कि इससे क्या हुआ, ये जो कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, यानी कि फायदा कंपनी को हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कस्टमर वैल्यू में हम बात करते हैं उस बात की भी जो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, ये तो बात हो गई आपकी कस्टमर वैल्यू की, यहाँ पे एक बेसिस पे कि चलो सीएलवी उसका अच्छा बन रहा है, रिटेंशन कस्टमर का अच्छा हो रहा है, तो हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो गया, यानी कि कस्टमर जो वैल्यू अब हमारी कंपनी को प्रोवाइड कर रहा, वो कस्टमर वैल्यू हो गई। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया पेन ने जो है हर चीज को यहाँ पे पिक्चर में लेके आए हैं वो, तो उन्होंने बोला ये वो वैल्यू भी होगी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर अब सोचो मैं आपको यहाँ पे किस बात के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बात हो रही है वैल्यू प्रोपोजिशन की। ठीक है ना, क्या बात हो रही है, वैल्यू प्रोपोजिशन की बात हो रही है। तो क्लैरिफाइड हो गया, एक तो इसमें कस्टमर वैल्यू में आपका वैल्यू प्रोपोजिशन भी इंक्लूडेड होगा, और वो आपके कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड होंगे जिसके बेसिस पे कस्टमर एक कंपनी को फायदा प्रोवाइड करवा रहा है, लाइक सीएलवी हो गया, रिटेंशन रेट अच्छा हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आया क्या? चलो, फिर आपका तीसरा एस्पेक्ट जो होता है शेयर होल्डर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, किसका होगा, ये आपका शेयर होल्डर वैल्यू का। क्या होगा बेसिकली इसमें, जो वैल्यू शेयर होल्डर ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, यानी कि शेयर होल्डर ने कैपिटल लगाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या होता है देखो, शेयर होल्डर ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू कैसे देगा, कैपिटल लगा के, यानी कि कोई शेयर खरीद करके। ठीक है, कंपनी से जो शेयर खरीदा, वो वैल्यू शेयर होल्डर ने ऑर्गेनाइजेशन को दी। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन भी फिर क्या करेगा, शेयर होल्डर को कुछ वैल्यू देगा ना, यानी कि अगर उसने शेयर लगाया है, यानी कि उसने अगर कंपनी का शेयर लिया हुआ है, तो कंपनी भी तो प्रॉफिट कमा के देगी। तो जो प्रॉफिट कमा करके वैल्यू प्रोवाइड करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी कंपनी, उसे हम क्या बोल देते हैं, ये भी आपका शेयर होल्डर वैल्यू के अंदर आएगा। तो कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ये दोनों चीजें जो है बिल्कुल आपका इसी प्रोसेस में चलती हैं। जितनी भी आपकी इंप्लॉई वैल्यू है, कस्टमर वैल्यू है, शेयर होल्डर वैल्यू है, आपस में, यानी कि शेयर होल्डर ने ऑर्गेनाइजेशन को क्या वैल्यू दी, ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर होल्डर को क्या वैल्यू दी, या फिर एम्प्लॉई ने हमें क्या वैल्यू दी और कंपनी ने एम्प्लॉई को क्या वैल्यू दी। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे वाइस वर्सा वाले रोल में काम कर रहे होते हैं। अब आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट रिडक्शन। अब ये कॉस्ट रिडक्शन क्या है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये चारों मिलकर के अब आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर रिजल्ट, इसका मतलब क्या है, फिर ये इस पे कैसे फर्क डालते हैं। धीमे धीमे देखो, मैंने आपको बहुत छोटा छोटा करके इस पे लेके आया हूं, तो आई होप आपको अब क्लैरिफाइड हो रही होंगी चीजें, बड़ी पिक्चर देख पा रहे हो क्या अब आप? ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन का क्या मतलब है? तो इसका बेसिक मतलब होता है कि आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें आपको क्या करनी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है। लेट अस से अगर आपकी कंपनी में कोई ज़्यादा एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, तो उनको आप हटा दो, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि एक्स्ट्रा आप डाल रहे हो। देखो, सबसे पहली बात,
कॉस्ट रिडक्शन करने में आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका आपका जो मटेरियल है उसमें आप ऐसा ना करो कॉस्ट रिडक्ट करते करते कि कस्टमर वैल्यू पे फर्क पड़ना शुरू हो जाए, यानी कि आप उसमें घटिया चीज़ प्रोवाइड ना करने लगो जिससे कि कस्टमर जो है वही आपका चला जाए, फिर तो क्या ही आपका प्रॉफिट होना, क्या ही कुछ होगा, ठीक है। और आपको ऐसा भी नहीं करना कि आपकी इंप्लॉय वैल्यू हट जाए, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एम्प्लॉय की सैलरी बहुत ज़्यादा कम कर दो तो वो खुश ही नहीं रहेगा। अगर वो खुश नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली आपकी क्या होगी, कस्टमर की वैल्यू कम हो जाएगी। याद है ना आपका लिंकेज मॉडल, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है आउटसोर्सिंग का, ठीक है। किसका यूज़ किया जाता है, आउटसोर्सिंग का। अच्छा आपको पता होगा कुछ जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक रेलवे ही देख लो। अगर आप रेलवे को देखोगे तो इन्होंने अभी क्या किया है कॉस्ट कटिंग को करने के लिए, एक तो जो नॉन सेफ्टी पोस्ट है, ठीक है, क्या किया इन्होंने, जो नॉन सेफ्टी पोस्ट है उसको काफ़ी, उनकी वैकेंसीज को काफ़ी कम कर दिया और कुछ मर्ज कर दिया। अच्छा सबसे बड़ा एग्जांपल आप अपनी पोस्ट में देखो ना, आप लोग किस में जाने वाले हो, ऑपरेशंस एंड बीडी में जा रहे हो ना। तो ये ऑपरेशंस एंड बीडी कोई एक प्रोफाइल थोड़ी ना था, पहले पहले ऑपरेशंस अलग हुआ करते थे, बिजनेस डेवलपमेंट का काम अलग था, लेकिन अब मिला के एक कर दिया, सो दैट एक ही बंदा इन दोनों को यहाँ पे संभाल लेगा, और जो यहाँ पे बेसिकली पैसा है या फिर कॉस्ट रिडक्शन है ऑर्गेनाइजेशन की वो कम हो जाएगी। समझ पा रहे हो अब इसका मतलब, यानी कि चीज़ों को एक कुछ करके आपको जो आपकी एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देना, और जो पैसा हम कंपनी में डाल रहे हैं वो कम हो जाए, ठीक है। इससे होगा क्या कि हमारे प्रॉफिट्स बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है ना। क्या होगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, अब देखो यहाँ पे अगर मैं दो एम्प्लॉई रखता, एक ऑपरेशंस वाले एम्प्लॉई रखता, एक बीडी वाला एम्प्लॉई रखता, तो दोनों को सैलरी देनी पड़ती ना अलग अलग। लेकिन अब मैं एक ही बंदे से यहाँ पे दो सैलरी वाला काम करा लूंगा, तो जो प्रॉफिट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे बोलो हाँ, समझ पाए क्या। तो यही होता है आपका कॉस्ट रिडक्शन का मेथड, जिसमें जिसे हम यूज करते हैं शेयर होल्डर रिजल्ट्स के अंतर्गत, ठीक है ना। और यहाँ पर आप कुछ शेयर्ड एक्टिविटीज़ भी करा के जो है इसकी मतलब कुल मिला के आपको कहीं ना कहीं जहाँ हो सकती है जिससे कि कस्टमर वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े ज़्यादा, ऐसे आप कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ओपी एंड बीडी आपकी पोस्ट की गई है ना, तो अभी यहाँ पे वर्क इतना ज़्यादा है नहीं, यानी कि अभी डीएफसीज आपको पता है बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये काम संभाला जा सकता है, ठीक है। इससे कस्टमर वैल्यू पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये दोनों एक साथ मर्ज की गई हैं। तो ये बात है, जब कस्टमर वैल्यू पे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए तब आपका कॉस्ट रिडक्शन का काम यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी बातें हैं जो कि आपका शेयर होल्डर रिजल्ट पे यहाँ पे फर्क डालती है। अब शेयर होल्डर रिजल्ट की थोड़ी सी हम असलियत को देखते हैं और दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पर अब नोट डाउन करनी है, राइट। तो यहाँ पे आते हैं शेयर होल्डर रिजल्ट। जब हम बात कर रहे होते हैं शेयर होल्डर रिजल्ट की, तो यहाँ पर आपने देखा शेयर होल्डर रिजल्ट में कितने सारे फैक्टर्स इसके ऊपर फर्क डाल रहे होते हैं। कॉस्ट रिडक्शन होती है, प्रॉफिट ज़्यादा मिलते हैं, स्टेक होल्ड जो आपके शेयर होल्डर वैल्यू होती है वो बढ़ती है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और, इसका एक फैक्टर और है शेयर होल्डर रिजल्ट का, कि इट इंक्लूड्स, यहाँ पे एक बार मैं लिखाई देता हूँ, इट इंक्लूड्स क्या होता है भाई, इट इंक्लूड्स हाउ द शेयर मार्केट, हाउ द शेयर नहीं शेयर होल्डर्स, ठीक है, हाउ द शेयर होल्डर्स एंड स्टॉक मार्केट, ठीक है। यानी कि इसमें आपका ये इसमें एक चीज़ और इंक्लूड होती है, क्या होती है कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं और जो शेयर मार्केट जो आपका स्टॉक मार्केट है, ठीक है ना, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। एक सेकंड। अरे यार। तो ये कैसे देखो, तो फिर ये कैसे आपका रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स हाउ द शेयर होल्डर और स्टॉक मार्केट जो है वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, किसके ऊपर भाई, रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, आपकी जो शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। शेयर होल्डर वैल्यू आपकी जो बढ़ रही है या फिर घट रही है, ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट इसमें निकल करके आता है, तो अगर ये बढ़ रही है तो इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आपका जो शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टॉक मार्केट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर मेरी कंपनी एक अच्छा शेयर होल्डर वैल्यू जो है वो अच्छी प्रोवाइड कर रही है, तो उसके ऊपर शेयर होल्डर्स और मेरे पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में क्या सीन बन रहा है, ये सब भी आपका शेयर होल्डर रिजल्ट में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो ये एक वन लाइनर क्वेश्चन इससे ऐसा बन सकता है। बाकी आपके ये तो हो गए सारे के सारे एस्पेक्ट। आपने इस वाली जो हमारी फोर्थ प्रोसेस थी पेन के 5 प्रोसेस मॉडल की, ये समझ ली होगी कि भाई परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस में सबसे पहला जो पार्ट होता है, यानी कि जो मैक्रो व्यू है वो कैसे काम कर रही होती है। अब इसके नेक्स्ट सेशन में हमें इसकी माइक्रो व्यू समझनी है, और यहाँ पे आपका कल फिनिश हो जाएगा, ठीक है, या फिर जब भी आपका नेक्स्ट सेशन होगा तो हम यहाँ पर अपना जो पेन का 5 प्रोसेस मॉडल है उसको फिनिश करेंगे, ठीक है। यानी कि आपका मोस्ट अंडरस्टैंडिंग जिस चीज़ में चाहिए है वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम टाइप्स ऑफ सीआरएम पे जाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीआरएम में जो आपका थोड़ी सी और डिटेलिंग पढ़नी है हमें, वो पढ़ेंगे।
देन आपका ये सब फिनिश होने के बाद में जो आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस बचे हुए हैं 1-2 मिनट वाले, वो सब भी हम निपटा लेंगे। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह यूज़ होते हैं ना, वो सब धीमे धीमे और फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ये सीआरएम फिनिश हो जाएगा। एंड खैर अच्छे से पढ़ते रहिए और आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। अभी देखो, अब मुझे समझ नहीं आता आप लोग इतना ज़्यादा, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे बिल्कुल ये बैठे रहते हैं कि सर ये करना है, ये करना है। अभी आपके पास टाइम भी है ना 3 मंथ का। हाँ, जब जितना टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बनाई जाती है। और अभी जब जितने बच्चे सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, सिलेक्शन उनका ही होना है जाके, क्योंकि अब जो है चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट हो गई हैं, ठीक है ना? अगर टाइम मिला है तो। उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। टारगेट बिल्कुल आपको ये करना है कि आप अपना डेली जो लेवल है उसको बढ़ाते जाओ, चीज़ों को करते जाओ और मेहनत करो। और मैंने आपको 2 चैप्टर दिए हुए थे मैथ में करने को, कौन-कौन से भाई? मैंने आपको पीएलडी दिया था, है ना? पीएलडी, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो अभी भी फिनिश कर लो, इसको रिवाइज़ करना स्टार्ट करो। मैथ को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मैथ 24 मार्क्स की आनी है। जो इसको छोड़ के आएगा ना, जो मैथ्स को यहाँ पे बिल्कुल अभी नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा यार। देखो, अगर आप इसे पूरा का पूरा स्किप कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? 24 मार्क्स की चीज़ यही है, यानी कि आप पहले ही 96 पे पहुंच जाओगे अगर आप इसके एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मैथ्स को करिए धीमे धीमे। एंड फिर इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।